हे गाइस, तो मार्वल ने रिसेंटली थंडरबोल्ट्स का टीजर ट्रेलर रिलीज किया और इस ट्रेलर ने डेफिनेटली एक हाइप जनरेट कर दी है इस मूवी को लेके। ना सिर्फ हमें इस ट्रेलर में सेंट्री का फर्स्ट लुक देखने मिला, लेकिन साथ ही साथ हमें एवेंजर्स टावर के करंट स्टेट के बारे में भी पता चलता है, उसके पोटेंशियल ओनर के साथ, जो कि वैल है। तो आखिर टोनी स्टार्क ने एवेंजर्स टावर वैल को क्यों बेचा और कैसे ये एवेंजर्स टावर खुद इस मूवी में क्रूशियल रोल प्ले करेगा, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम बात करें एवेंजर्स टावर की कि आखिर क्यों ये बिल्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है इस मूवी में, तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन है सेंट्री। अगर हम ट्रेलर के एक शॉट को ध्यान से देखें तो कुछ ब्लूप्रिंट्स जहां पड़ी हुई होती है वहां हमें एक जगह पर वॉच टावर दिखाई देता है। कॉमिक्स में ये वॉच टावर सेंट्री का हेडक्वार्टर हुआ करता था। इस वॉच टावर को एक क्लॉक नाम का एआई सुपरवाइज करता था, जो पूरी दुनिया के कम्युनिकेशंस को मॉनिटर करता था और सेंट्री को कुछ बड़ी मेजर इमरजेंसीज के बारे में अलर्ट करता था। जब सेंट्री अपने एक आर्च एनिमी द जनरल से हार गया तो द जनरल ने सेंट्री से खुद का एग्जिस्टेंस पूरी दुनिया के लोगों की मेमोरी से मिटवा दिया था, इंक्लूडिंग उसकी खुद की मेमोरी भी। और इसके साथ साथ सेंट्री का वॉच टावर भी सबके मेमोरी से वाइप आउट हो गया और वो एक तरह से गायब हो गया। और ठीक उसी जगह पर फ्यूचर में टोनी स्टार्क ने अपना स्टार्क टावर कंस्ट्रक्ट किया था, जो कि आगे चल के एवेंजर्स टावर बना। अब अगर हम एमसीयू की बात करें तो सबसे पहली बार एवेंजर्स टावर हमने पहली एवेंजर्स मूवी में देखा था, जो कि स्टार्क टावर ही था पहले, और एज ऑफ अल्ट्रॉन तक सभी एवेंजर्स इसी टावर से ऑपरेट करते थे। एज ऑफ अल्ट्रॉन की एंडिंग में नई एवेंजर्स फैसिलिटी हमें देखने मिली अपस्टेट न्यूयॉर्क में, और फिर उसके बाद एवेंजर्स टावर के बारे में अगली अपडेट हमें सीधे स्पाइडरमैन होमकमिंग में पता चली, जहां हैप्पी पीटर को एवेंजर्स टावर के बेचे जाने की खबर देता है। और फिर दोबारा एवेंजर्स टावर के बारे में हम हॉकाई सीरीज में सुनते हैं क्लिंट बार्टन से, जो अगेन एवेंजर्स टावर के बेचे जाने की बात करता है। अब थंडरबोल्ट्स की इस टीजर में हमें इतना तो पता चल गया कि एवेंजर्स टावर को वैल या उसके ही किसी साथी ने खरीदा था, लेकिन यहाँ सवाल आता है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिसकी वजह से टोनी को एवेंजर्स टावर बेचना पड़ा। तो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, जहां एवेंजर्स टावर अभी भी टोनी के पोजीशन में था, और स्पाइडरमैन होमकमिंग के बीच एक और एवेंजर्स लेवल मूवी रिलीज हुई थी 2016 में, जो कि थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के स्टार्टिंग में टोनी एक तरह से रिटायर हो चुका था और सोकोविया में हुई एवेंजर्स की गलती की वजह से वो जनरल रॉस को पिक्चर में लाया था, जो कि सोकोविया अकॉर्ड्स एवेंजर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं। इन्हीं अकॉर्ड्स की वजह से आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बीच में ये बड़ी फाइट हुई थी। डेफिनेटली टोनी को बकी के यूएन बॉम्बिंग के सच के बारे में बाद में पता चला और वो रॉस के अगेंस्ट हो गया, लेकिन इस बड़ी सी फाइट तक टोनी और रॉस एक तरह से एक साथ काम कर रहे थे। अब हो सकता है कि एवेंजर्स टावर को खरीदने का प्रपोजल उस वक्त जनरल रॉस ने ही रखा हो टोनी के सामने, और क्योंकि टोनी इनिशियली गवर्नमेंट और सोकोविया अकॉर्ड्स के फेवर में था तो वो अग्री भी हो गया होगा एवेंजर्स टावर बेचने के लिए। और ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में हमें ये भी पता चलता है कि वैल असल में CIA के लिए काम कर रही है, जो अगेन एक गवर्नमेंट पोजीशन ही है। यानी कि वैल और जनरल रॉस इन अ वे साथ में ही काम कर रहे हैं या कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, या फिर पास्ट में किसी एक पॉइंट पर इन्होंने साथ में काम किया होगा। अब बात यहाँ पे आती है कि जनरल रॉस या फिर वैल एवेंजर्स टावर को खरीदना क्यों चाहते थे। इसके पीछे एक रीजन ये हो सकता है कि बॉब या सेंट्री को मोस्ट प्रोबेबली एवेंजर्स टावर में ही रखा गया होगा काफी वक्त से, इवन स्टार्क टावर के कंस्ट्रक्शन की भी पहले से। अगर हम बॉब या फिर सेंट्री की कॉमिक बुक वाली ओरिजिन स्टोरी को देखें तो स्टीव रॉजर्स के मरने के बाद यूएस गवर्नमेंट ने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स दोबारा किए थे नए सुपर सोल्जर सीरम के साथ, और कई सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल होने के बाद उन्होंने एक गोल्डन सेंट्री सीरम बनाया। और अचानक एक दिन बॉब, जो कि एक मैथ एडिक्ट था, इस सीरम की लैब में घुस आया और उसने इस सेंट्री सीरम को कंज्यूम कर लिया, जिसमें लाखों एक्सप्लोड होते हुए सन का पावर था। अब इवन दो वो इतना पावरफुल बन गया था, लेकिन इस सीरम की वजह से उसकी दूसरी पर्सनालिटी भी एम्पलीफाई हो गई, जिसकी वजह से द वॉइड नाम की एक डार्क एंटिटी रॉबर्ट से बॉन्ड हो गई। जितना सेंट्री पावरफुल था उतना ही द वॉइड डिस्ट्रक्टिव था, और बॉब को हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता था अपनी इस पर्सनालिटी को बाहर आने से रोकने के लिए। अपने इसी स्ट्रगल से फ्रस्ट्रेट होकर उसने अपना एग्जिस्टेंस भी दोबारा खत्म करवा दिया था डॉक्टर स्ट्रेंज और रीड रिचर्ड्स की मदद से, बिल्कुल जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर पार्कर को सब भूल जाते हैं। कॉमिक बुक के कंपैरिजन में एमसीयू शायद एक ग्राउंडेड टेक अपना सकता है, एटलीस्ट टीजर ट्रेलर की वाइब से तो ऐसे ही लग रहा है। यहाँ बॉब को शायद यूएस गवर्नमेंट ने कई सालों से सुपर सोल्जर सीरम देने के बाद कैप्टिव रखा होगा, क्योंकि इतने पावरफुल या अनस्टेबल पर्सन को खुला छोड़ना काफी रिस्की हो जाएगा, और साथ ही साथ लोगों को यूएस गवर्नमेंट के इलीगल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में भी पता चल जाएगा। हो सकता है कि सेंट्री सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट के पीछे भी जनरल रॉस का ही हाथ हो, कंसिडरिंग इनक्रेडिबल हल्क में भी वो सुपर सोल्जर सीरम यूज कर रहे थे एक नए ब्रीड ऑफ सोल्जर्स को बनाने के लिए, जो कि हल्क का सामना कर सके। एमिल ब्लॉन्स्की को इनिशियल सीरम का डोज जनरल रॉस की वजह से ही मिला था, जिसके बाद आगे चल के वो अबॉमिनेशन बन गया।
और पुराने दिनों में ये सब एक्सपेरिमेंट इनिशियली इसी एवेंजर्स टावर के बिल्डिंग में हुए होंगे, जो कि पहले वॉच टावर हुआ करता था, जिसका नाम हम इस ब्लूप्रिंट पर देख सकते हैं। अगर इस मूवी में मिस्टिकल एलिमेंट्स भी इंट्रोड्यूस होते हैं जैसे कि द वॉइड, तो काफी चांसेस है कि इस थंडरबोल्ट्स मूवी को मार्वल सीधा स्पाइडरमैन नो वे होम से कनेक्ट कर सकता है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना मंत्र पढ़ा था जिसे सब पीटर पार्कर को भूल चुके थे। ये नया स्पेल पास्ट में पड़े हुए किसी और सॉर्सरर के पुराने स्पेल को रिप्लेस कर सकता है, जिसमें किसी पुराने सॉर्सरर जैसे कि एंशिएंट वन ने सिमिलर स्पेल पढ़ा होगा सेंट्री के लिए और पूरी दुनिया सेंट्री को भूल गई होगी, बिल्कुल जैसे कॉमिक्स में हुआ था। बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड में कास्ट किए हुए स्पेल के बाद लोग पीटर को तो भूल गए होंगे, लेकिन सेंट्री के एग्जिस्टेंस के बारे में लोगों को धीरे धीरे याद आना शुरू हुआ होगा और उसके सारे रिटर्न और फोटोग्राफिक रिकॉर्ड्स वापस एग्जिस्टेंस में आए होंगे, जिसकी वजह से रॉस या वैल सेंट्री को लेकर एक्टिव हुए होंगे और वैल ने अपनी टीम को रिक्रूट करना शुरू किया होगा। और अगर हम सेंट्री के एंशिएंट वन के थ्रू किए गए मेमोरी वाइप की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करें और एंशिएंट वन खुद डॉक्टर स्ट्रेंज से पहले काफी वक्त तक सॉर्सरर सुप्रीम रह चुकी है, तो हमें 1960s या 70s के सुपर हीरोज की भी एक ग्लिम्स देखने मिल सकती है, जिसका पार्ट सेंट्री हुआ करता था। क्योंकि ये मूवी एक तरह से एमसीयू की पास्ट लेगेसी के ऊपर भी फोकस करती है, जैसे कि कुछ शॉट्स में बैटल ऑफ न्यूयॉर्क में लड़ने वाले हीरोज को ऑनर किया गया है। और केविन फाइगी ने ये पहले से बता दिया है कि थंडरबोल्ट्स के एंड में एस्ट्रिस जानबूझ कर डाला गया है, और इस मूवी के एंड तक मूवी का एक्चुअल टाइटल भी रिवील हो जाएगा, जो कि न्यू एवेंजर्स या डार्क एवेंजर्स हो सकता है। और हो सकता है कि इस थंडरबोल्ट्स की टीम को ही ये नया नाम मिले, या फिर कुछ फॉरगॉटन या लेगेसी सुपर हीरोज जैसे सेंट्री था, उनकी एक और टीम हमें देखने मिले, जिनके बारे में अब तक ज्यादा कुछ रिवील नहीं हुआ है एमसीयू में। सो लेट्स सी। तो आपके हिसाब से मार्वल कौन सा अप्रोच चूज करेगा सेंट्री के इंट्रोडक्शन के लिए? एक ग्राउंडेड और रियलिस्टिक अप्रोच जैसा हम कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और ब्लैक विडो जैसी मूवीज में देखते आए हैं, या फिर एक मिस्टिकल अप्रोच जैसा अवेंजर्स, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन नो वे होम में हमने देखा? और क्या आप इस एवेंजर्स टावर की थियरी से एग्री करते हो? अगर नहीं, तो आपके हिसाब से टोनी स्टार्क ने एवेंजर्स टावर को क्यों बेचा होगा वैल या फिर उसके किसी साथी को? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे सेफ।